गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 2 देखा। आज हमारा मैट्रिक्स में लेक्चर 3 होगा। ठीक है, हम बेसिकली लेक्चर 1 में क्या बात किए थे, मैट्रिक्स के बारे में बात किए थे, उसके नोटेशन के बारे में बात किए थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और सेकेंड टॉपिक में हमने क्या देखा था, हमने सेकेंड वाले में ये देखा था कि ऑपरेशन किस किस तरह में से हम मैट्रिक्स में कर सकते हैं। एडिशन में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, मल्टीप्लिकेशन में उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम उन्हीं के बेसिस पर, ठीक है, और अपने प्रीवियस लेक्चर 1 को ध्यान रखते हुए आज का लेक्चर 3 हम स्टडी करेंगे। तो जो लोग लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो कृपया जाके उसे देख लें और फिर आज के लेक्चर पर काम करें। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें हम मैट्रिक्स को कुछ अलग तरीके से स्टडी करने वाले हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जिनका लेवल भी अच्छा होगा और हमारे नॉलेज में भी थोड़ा इन्हांसमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो लेट्स ट्राई, हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर 3 आज का हमारा है लेक्चर 3 ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा जो लेक्चर 1 में स्टडी किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स को, थोड़ा उसे हम आज याद करते हैं। याद क्यों करना है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि हम लोग जब भी आगे कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, या जब भी आगे कुछ और तरीकों को डेवलप करेंगे, थोड़ा और तरीकों के मैट्रिक्स में घुसेंगे, तो हम ये देखेंगे, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स से कुछ ना कुछ उनका रिलेशन है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से उनका कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो हम पहले क्या करते हैं, लेक्चर 1 में स्क्वायर मैट्रिक्स को एक बार फिर समझते हैं। तो हमने क्या बनाया था स्क्वायर मैट्रिक्स, ताकि अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, आप जरा इसे देखिए। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स था, मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ रो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो वो कैसा मैट्रिक्स है, अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे थे। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा था प्रिंसिपल डायगोनल। क्या देखा था, प्रिंसिपल डायगोनल। वो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, तेजी से समझ लेते हैं इसको। हम स्क्वायर मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, 6 9 8 0 0 एंड 1। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ किए हैं जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, जैसे हम देख पा रहे हैं अपने बोर्ड की स्क्रीन पे। ये 3x3 का एक अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें अपना ये जो रो हमको दिख रहा है, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये 1 9 और 1, ये क्या है, अपने डायगोनल है। इनका क्या नाम था, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इनका क्या नाम था, प्रिंसिपल डायगोनल। तो अपने स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने इसकी बात की थी और फिर हमने ट्रेस की बात की थी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ट्रेस देखा, एडिशन में भी देखा, सब्ट्रैक्शन में भी देखा, और साथ साथ हमने ये भी सीखा कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर हम मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को, यानी ए और बी, अपने पास दो मैट्रिक्स है, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमें रिकॉल रखिए, अपने ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर 3। आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, या फिर स्पेशल आप बोल सकते हैं उन्हें, स्पेशल मैट्रिक्स। अब ये स्पेशल मैट्रिक्स मैं इनका नाम क्यों दे रहा हूं, अभी आप आगे चल के इसे समझ जाएंगे। मैंने इसका नाम स्पेशल मैट्रिक्स क्यों दिया। जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा, वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, और फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर देखा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा, डायगोनल मैट्रिक्स देखा, उसमें हमने स्केलर मैट्रिक्स को देखा, समझा, और साथ साथ हमने यूनिट मैट्रिक्स को भी देखा और नल मैट्रिक्स को भी हमने देखा। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे किस पे, अपने स्पेशल मैट्रिक्स में। ये थोड़े उनसे अलग हैं लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स से वो रिलेटेड है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला आज का मैट्रिक्स है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, इसको हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, या फिर आप पॉइंट वाइज आप बना के लिख लीजिए। ठीक है, हम इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। when a² इज इक्वल टू a, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है,
ठीक है, उसका हम स्क्वायर करें, यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए मैट्रिक्स को हम वापस से उसी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो वो क्या है ए स्क्वायर, जैसे हम निकालते हैं ना एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सेम हम यहाँ पे भी ए इंटू ए मैट्रिक्स करेंगे तो वो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाए, अगर ए के, व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू ए, वेयर ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, then it is called, idempotent matrix, idempotent matrix, then we call idempotent matrix। इसे हम समझते हैं एक बार फिर से। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, अगर हमने एक मैट्रिक्स ए लिया और इसका स्क्वायर करें, मतलब ए इंटू ए टास्क को परफॉर्म करें, तो अगर उसकी वैल्यू ए के बराबर आती है, यानी ए स्क्वायर अपना ए के बराबर आता है, तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स होगा, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इन पर भी क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको हम देखते हैं कि क्या मैट्रिक्स हमारा आइडेम्पोटेंट है या फिर नहीं है। हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो क्या, इफ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर होती है तो ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और ये इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अपना जो मैट्रिक्स हमने ए चूज किया है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को हमेशा आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है और दूसरा इस पॉइंट को। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में नोट बना के लिख दे रहा हूं, नोट इसको आप लोग डाउन कर लेंगे, राइट डाउन कर लीजिएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए is a idempotent matrix। ठीक है, a इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, a इक्वल टू क्या है अपना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पे बने किसी भी सवाल को गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलत वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा और इस पे देखते हैं कि मैं इसमें क्या और कर सकता हूं, या फिर आप इसमें और क्या करके इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें मल्टीप्लिकेशन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग नए होंगे वो प्लीज लेक्चर 1 और 2 जाकर देख लें। ठीक है, जिससे आप मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे और फिर बाकी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अगर ये ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन इट इज अ idempotent matrix। again and again, if a square is equal to a, then it is called idempotent matrix where a is a square matrix। ठीक है, अब इसे देखते हैं हम, थोड़ा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास a के क्यूब मिले, a का क्यूब करें, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं ये आइडेम्पोटेंट है। अगर a का क्यूब करें हम, तो क्या हम बता सकते हैं कि a का क्यूब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर ए है, हमने ए क्यूब किया, तो क्या ए क्यूब की वैल्यू ए के बराबर हो रही है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ क्वेश्चन के फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में रख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो। ठीक है, इफ ए स्क्वायर equal to a, then find
द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। आज हम बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी हैं और साथ ही साथ हमको अपने मैट्रिक्स में नॉलेज में और इनहांस करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ए क्यूब इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए क्यूब इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऑप्शन ए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऑप्शन बी हम लेते हैं, ए के पावर 4 इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सी, ए के पावर 5 is a idempotent matrix, idempotent matrix, ठीक है, मैट्रिक्स। ऑप्शन डी लेते हैं हम, none of above, none of above, इनमें से कोई भी नहीं, ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमको पता है कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। हमें ये पता है ना कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो वो कैसा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले अपने सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे, क्या जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब, ए के पावर 4 और ए के पावर 5, वो सॉल्व करने के बाद क्या ए के इक्वल आता है। अगर वो ए के इक्वल आता है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर दे चुका है कि इफ ए स्क्वायर इक्वल ए देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हम अपना पहला ऑप्शन उठाते हैं जो अपना ए ऑप्शन है, ए क्यूब। इसे चेक करते हैं वेदर इट इज आइडेम्पोटेंट और नॉट, इट इज आइडेम्पोटेंट और नॉट। हमको पता है ए स्क्वायर ए के बराबर क्या है, ये चीज गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है अपना गिवन है। इसे हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमको ये 25 पता था, सेकेंड स्टेप में हम ए क्यूब को लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा सर, ठीक है, हमको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, ठीक है, और उसके बाद में हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो क्या ये मैट्रिक्स में लागू है, जी हाँ। मैट्रिक्स में क्यों लागू है इसको हम देखते हैं। इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है भाई, ये कौन सी चीज है, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर हम पॉजिटिव पावर को रखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर अपने दो तरह के होते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। जिसको अगर इंटीजर में डाउट हो तो वो यहाँ देख सकता है। इंटीजर अपने कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 से शुरू होगा और नेगेटिव इंटीजर -1 से -इन्फिनिटी तक अपना जाएगा और ये इन्फिनिटी तक अपना जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे जो 1 2 3 4 के फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए यहां पर अगर हमारा पहली प्रॉपर्टी है, इसमें देखें हम प्रॉपर्टी 1 P1, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर इंटू ए। पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। प्रॉपर्टी टू हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टू द पावर m प्लस n। प्रॉपर्टी 3 का हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर a टू दी पावर m है
और इसका पावर n है, तो हम मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m इंटू एन, ए टू दी पावर m इंटू एन, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, इसे आप क्या मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। अगर हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स है, अपना क्या है, आई यूनिट मैट्रिक्स है, उसका कोई भी पावर करेंगे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगी। m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आइए हम थोड़ा इसको और समझते हैं। वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, m किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक, एक अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली क्वेश्चंस में और आपके एग्जाम्स में ये देकर इन्हें पूछा जाता है। ठीक है, अगर a टू दी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1, वेयर a इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर a इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, a इक्वल टू क्या है अपना, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सर, ठीक है, आपने कह दिया a टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो a स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो क्या सर a नल मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं, नल मैट्रिक्स ये नहीं होगा। वेयर a इज नॉट इक्वल नल मैट्रिक्स, a इज नॉट इक्वल नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आप हमेशा के लिए नोट करेंगे और इसको आज ही और अभी तुरंत इसको याद कर लेंगे। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर a टू द पावर 0 1 के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट a नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन अपना क्या था कि इफ a स्क्वायर इक्वल टू a देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या था अपना, a क्यूब। पहला ऑप्शन अपना क्या था, a क्यूब। इस a क्यूब को हम अगर ब्रेक कर लें किसमें, a स्क्वायर इंटू a में, a स्क्वायर इंटू a में, a स्क्वायर इंटू a में हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। तो हम देख पा रहे हैं a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, a, अब फिर ये कितना है a, फिर इसे मल्टीप्लाई करने कितना मिलेगा, a स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a। यानी फाइनली जो हम शुरू किए थे अपना कि a स्क्वायर अगर a के बराबर है, तो a क्यूब का जब हमने चेक किया तो हमने पॉजिटिव इंटीजर पावर के टर्म में से ब्रेक कर लिया, a स्क्वायर इंटू a के टर्म में। फिर हम देखते हैं कि जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, a के बराबर है। ठीक, तो a का मल्टीप्लाई हमने वापस से a में किया तो क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर। इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल a टू दी पावर m प्लस n। यहाँ पे m कितना है, 1 है, यहाँ पे m कितना है, n कितना है, 1 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। ये क्या हो गया, a स्क्वायर 2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखा था, a के बराबर दे रखा था। यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अदर ऑप्शन चेक नहीं करने हैं, हो सकता है एग्जाम में वो मल्टीपल करेक्ट में दिया हो। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान जरूर रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में दे देते हैं। ठीक है, पहला तुरंत चमक गया, हम पहले पे टिक मार के चले आए, हमें लगेगा सही है, तो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, हो सकता है वो मल्टीपल चॉइस में, तो आप अदर ऑप्शन के साथ भी गो थ्रू करेंगे। यू विल मस्ट ट्राई द नेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, और उन्हें जरूर चेक करेंगे, रीचेक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन बी की बात करते हैं। जो ऑप्शन बी था अपना वो क्या था, a टू दी पावर 4। व्हाट अबाउट द e टू दी पावर 4। हम a क्यूब अगर करके चले जाते हैं तो हम तो सोचते कि सब सही है। ठीक है, लेकिन हमको आगे चेक करना है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, a, इस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, a, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना, a स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, ये यहाँ पे m बराबर 1 दिख रहा है, n बराबर 1 दिख रहा है, ऊपर ये m है, ऊपर n है, इसकी वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, a स्क्वायर अगर a के बराबर हुआ तो 1 और ये 1। ठीक है, m बराबर
1 है, n बराबर क्या है 1 है, तो ये ए स्क्वायर कितना हो गया a, यानी कि a⁴ भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर a स्क्वायर बराबर a एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a³, ठीक है, अपनी दी हुई कंडीशन के आधार पर वो भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ जो a के पावर 4 है वो भी क्या है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम अपने थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। देखा आपने, पहला ऑप्शन करेक्ट था और सेकंड भी करेक्ट था, ये मल्टीपल चॉइस में ये बन गया। ठीक है, आइए अपना ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करते हैं। नाउ वी चेक आवर ऑप्शन थर्ड। सी ऑप्शन क्या कहता है, a⁵। हम a⁵ को चेक करते हैं। इसे हम पॉजिटिव इंटीजर पावर में ब्रेक कर लें, a² इंटू a² इंटू a, 2 to 4 इंटू 1, 2 to 4 प्लस 1। ठीक है, a⁵ के इक्वल है, बेसिक अलजेब्रा है। ठीक है, हमको a² की वैल्यू पता है a, इस a² की वैल्यू पता है a, ये a अपना दे रखा है। अब इन दोनों a को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला अपने को a²। ठीक है, और यहाँ क्या मिला a। अब ये क्या मिल गया, इस a² को लिखेंगे क्या a, इसको भी लिखेंगे क्या a, तो कितना आ गया ये a², इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी बाद में जाके a। इसका मतलब अपने सारे ऑप्शंस क्या हैं करेक्ट हैं, सारे ऑप्शंस क्या हैं करेक्ट हैं। ठीक है, क्लियर है, ये भी कैसा मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो इस चीज का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा 1, 2 एंड 3, यानी A, B एंड C। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उस क्वेश्चन के ऑप्शन को हम क्या करते हैं देख के आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना अपना, इफ a³ इक्वल टू a देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, और हमने अभी तुरंत देखा तो इसका ऑप्शन A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, A, B, C एंड आर करेक्ट। ठीक है, तीनों ऑप्शन क्या है अपने करेक्ट है। चलिए ठीक है सर, अब हम और किस मैट्रिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। हमने ये मैट्रिक्स तो देखी ही देखी, ठीक है ना, हमने ये मैट्रिक्स देखी ना अपना। ठीक है, अब हम थोड़ा और मैट्रिक्स पे चलते हैं, और कौन सा मैट्रिक्स अपना हो सकता है। ठीक है, ठीक है, हम अपने अलग मैट्रिक्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं। ये हमने पहला आइडेम्पोटेंट देख लिया, अब हम अलग मैट्रिक्स को हम अपने देखते हैं। ठीक है, दूसरा है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, हमने देखा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, हमें ये स्पेशल मैट्रिक्स में पढ़ रहा है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, और उसकी पीरियोडिक टर्म के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है। हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में देखा a⁵ is equal to a, then it is the idempotent matrix. What about this? nilpotent matrix क्या है, अगर if a⁵k is equal to 0, a⁵k इक्वल टू क्या हो जाए 0, a⁵k अगर 0 हो जाता है, if a⁵k is equal to 0, then it is a nilpotent matrix. It is a nilpotent matrix. Nilpotent matrix. If a⁵k is equal to 0, then it is nilpotent matrix. ठीक है, then क्या होगा, it is nilpotent matrix. ठीक है, तो ये बताइए, अगर हम मान लेते हैं a⁵q, इसको एग्जांपल देखते हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं हम। ठीक है, इफ a⁵q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और हम थोड़ा इसकी कंडीशन को और इरेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसकी कंडीशन को हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा निलपोटेंस मैट्रिक्स में, ठीक है, कि अगर इफ a⁵k इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये ऐसे हो जाता a⁵k - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन,
नील पोटेंट मैट्रिक्स के लिए हमें दो कंडीशन याद रखनी है। क्या? इफ a टू दी पावर k इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स, एंड साथ ही साथ a टू दी पावर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन एक साथ क्या होनी चाहिए? होल्ड होनी चाहिए, तब वो कैसा मैट्रिक्स होगा? नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हम यहां देखते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमने क्या लिया? एक मैट्रिक्स लिया A, उसका स्क्वायर किया, वो भी 0 के इक्वल नहीं आया। 0 का मतलब यहाँ पे क्या है? नल मैट्रिक्स, क्योंकि आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो 0 को आप क्या समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 हैं। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नल मैट्रिक्स को। ठीक है, ये O आप समझिए, 0 कहिए, लेकिन उसका सही रियलिटी में आप क्या उसको फील करेंगे, क्या जानेंगे कि इट इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर हमने निकाला, वो एक नल मैट्रिक्स नहीं मिला। अब हमने ए क्यूब निकाला, वो भी नहीं मिला। ए टू दी पावर 4 निकाला, वो भी नल मैट्रिक्स नहीं है। ए टू दी पावर 5 निकाला, वो भी नल मैट्रिक्स नहीं है। बट हमने ए टू दी पावर 6 लिया और वो क्या है? नल मैट्रिक्स है। वो क्या है? नल मैट्रिक्स है। क्या है वो? नल मैट्रिक्स है। सर लेकिन आप तो बताए थे ए टू दी पावर के अगर 0 के बराबर होगा तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन साथ ही साथ ए टू दी पावर के माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को याद रखना है, इन दोनों को, कि भैया ए टू दी पावर 6 तो 0 आया, ठीक है, लेकिन ए टू दी पावर 5 0 नहीं आना चाहिए। ए टू दी पावर 5 0 नहीं आना चाहिए। बाकी ये 0 हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे में कोई मतलब नहीं है। अगर ये यही 0 हो जाता, ए स्क्वायर अगर यहाँ नल मैट्रिक्स हो जाता, तो हम ए को देखते कि ए कैसा है, क्या वो नल मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस चीज का हम क्या रखेंगे? ध्यान रखें। ये था कैसा मैट्रिक्स? अपना नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए, हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ nilpotency, order of nilpotency is equal k for nilpotent matrix, for nilpotent matrix। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो k रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो अपना k है यहाँ पे, वो क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ निल पोटेंसी। अगर हमारा a टू दी पावर k एक नल मैट्रिक्स आता है और a टू दी पावर k माइनस 1 एक नल मैट्रिक्स नहीं आता है, ठीक है, तो हमारा जो k है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ निल पोटेंसी। हमारा उतने ऑर्डर का क्या है? वो निल पोटेंसी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अपना। इफ a टू दी पावर 5 is not equal to 0 and फिर a to the power 5 is not equal to null matrix and a to the power 6 is equal to null matrix, then choose correct order of nilpotency। चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ निल पोटेंसी। ऑप्शन ए में दे देता हूं 6, ऑप्शन बी देता हूं 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी क्या है? 1। हमें आपको बताना है, ठीक है, कि इसमें ऑर्डर ऑफ निल पोटेंसी क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि यहाँ पे एक तो ये निल पोटेंसी टर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और दूसरा हमें उसकी दो प्रॉपर्टी, भैया a टू दी पावर k इज अ नल मैट्रिक्स, लेकिन a टू दी पावर k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। a टू दी पावर k अगर नल मैट्रिक्स है तो a टू दी पावर k माइनस 1 नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या होगा? अपना नीलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहां पे ऑर्डर क्या है नीलपोटेंसी का? 6। क्या ऑर्डर है? 6 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसे करके आएंगे तो 5 नंबर आप पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला मैट्रिक्स देखते हैं।
कि अगला स्पेशल मैट्रिक्स क्या है। अपना अगला स्पेशल मैट्रिक्स जो है वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। वो क्या है? पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब ये पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, अब ये पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम देखते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीई, पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ a टू दी पावर k इज इक्वल टू a, अगर a टू दी पावर k किसके बराबर हो जाए? a के बराबर हो जाए तो कैसा मैट्रिक्स होगा? पीरियोडिक मैट्रिक्स। इफ a टू दी पावर k इज इक्वल टू a देन इट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, then it is a periodic matrix। ठीक है, am I right? then it is a periodic matrix। if a to the power k is equal to a then it is a periodic matrix। ठीक है, अगर अपना a to the power k is equal to a क्या है? periodic matrix है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज यहां समझने का, तो पीरियड क्या है? तो what about the period, what about the period, what about the period, what about the period, तो इसका पीरियड क्या होगा? ठीक है, इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा जो पहला मैट्रिक्स था निलपोटेंट, सॉरी हाँ आइडेम्पोटेंट, फिर निलपोटेंट और फिर क्या था? पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसमें हमने देखा कि a टू दी पावर k इज इक्वल टू a। ठीक है, तो a टू दी पावर k 1 है। ठीक है, k1 तो 1, 2 तो 2। तो पीरियड क्या है? तो इस पीरियड को ऐसे चेक करेंगे हम, a टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू a वेयर k इक्वल टू पीरियड, k इक्वल टू पीरियड। या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंगल लाइन में। यहाँ पे 2 लाइन हो गया, इसे हम सिंगल लाइन में लिख सकते थे। और इफ a टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू a देन it is a periodic matrix, then it is a periodic matrix, where a is a matrix, a is a square matrix आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं इसको, a is a square matrix। ठीक है, and k is a period, P-E-R-I-O-D, k is a period। ठीक है, अगर अपना a टू दी पावर k प्लस 1 a के बराबर है तो क्या है? पीरियोडिक मैट्रिक्स है, जहां पे k क्या है? अपना पीरियड ऑफ ए मैट्रिक्स है। अच्छा, ये पीरियड क्या है? मतलब जहां के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक साइन वेव बनाए, ठीक है, साइन कर्व को हम ड्रा करते हैं। अगर हम अपना, ठीक है, ये करंट हो गया और अब ये ओमेगा टी के फॉर्म में हमने अगर ले लिया इन केस, ठीक है, तो अगर हम साइन वेव ड्रा करें ये ऐसे, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये 0 से 2 पाई के बीच में है। उसके बाद फिर यही ऑर्डर क्या करेगा? रिपीट करेगा, जिसका पीरियड क्या हो गया? 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है ना, यानी कि जहां के बाद से ग्राफ अपना वापस से रिपीट करने लगे वही क्या कहलाता है? पीरियड। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन, इफ a टू द पावर 6 इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, P-E-R-I-O-D, if a to the power 6 is a periodic matrix, then find order, then find the period of a matrix, then find the period of a matrix, M-A-T-R-I-X, then find the period of a matrix। ठीक है ना, let's talk about, if a to the power 6 is a periodic matrix then find the period of a matrix। हम
पीरियोडिक मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए कि पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन हम क्या पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था शॉर्टकट में, a टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू a इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। इधर क्या दे रखा है, a टू दी पावर 6 इक्वल टू a गिवन है। अब 6 को k प्लस 1 के फॉर्म में आप तोड़ लीजिए, 6 इक्वल टू कितना रखना है हमको, k प्लस 1, यानी 6 को क्या करते हैं 5 प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू क्या मिला हमें 5, k इक्वल टू हमने क्या पाया 5, k इक्वल टू हमें क्या मिला 5। ठीक है, तो k क्या है, पीरियड ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या हो जाएगा 5। आंसर क्या आएगा इसका 5। कैसे आया, a टू दी पावर k प्लस 1 a के बराबर था। ठीक है, a टू दी पावर k प्लस 1 a के बराबर था। ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, और हमें पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन पता है। ठीक है, और अपने क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है, a टू दी पावर 6 के लिए पूछ रहा है। इसे हम क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 6, हम क्या लिखेंगे a टू दी पावर 6। ठीक है, अब इस a टू दी पावर 6 को हम a टू दी पावर k प्लस 1 में क्या कर लें, ब्रेक कर लें। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम 6 को लिखने के लिए 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, a टू दी पावर k प्लस 1। अगर अपना बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो हम कर लें, क्या मिलेगा 5 प्लस 1 इक्वल k प्लस 1। यहां से 1 से 1 इजिली कैंसिल हो जा रहा है और k इक्वल टू क्या मिल रहा है 5। ठीक है, पीरियड क्या आया 5, लेकिन एग्जाम में तो हमें लिखना है नहीं, ऑलरेडी गिवन है a टू दी पावर 6 इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक, यानी a टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, इट इज आल्सो अ पीरियोडिक मैट्रिक्स कंडीशन। देन a to the power 6 we can break in 5 plus 1 यानी k equal to 1। ठीक, then the value of this question is 5। ठीक है, हमारा a to the power 6 के हिसाब से क्या आया 5। तो इस प्रकार हम देख पाए कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा, और देखने के बाद हम इस क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमने अभी तक जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 3 देखे ना अपने, हमने आइडम पोटेंट मैट्रिक्स देखा, नील पोटेंट मैट्रिक्स देखा, और तीसरा क्या देखा, पीरियोडिक मैट्रिक्स देखा। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स को हम आइडम पोटेंट मैट्रिक्स के साथ थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, कोई ऐसा रिलेशन है जिससे हम इन दोनों तक पहुंचे या समझ सकें कि क्या ये दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। हम लेते हैं एक नल मैट्रिक्स। क्या लेते हैं, नल मैट्रिक्स। इसको आप नोट में करके पढ़िएगा, नल मैट्रिक्स। द पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ नल मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नल मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर ऐसा कैसे हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट बी डिटरमाइंड, MIEND होना चाहिए यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर कैसे, आपने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है सर, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया, आप कह रहे हैं कि ये कंडीशन याद रखो कि ऐसा होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। सर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया, लीजिए बना लिया। ठीक है सर, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया है। ये अपना एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया। अब इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसका एक नाम दे देते हैं a। अब इसका स्क्वायर करते हैं, यानी a स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, जब a स्क्वायर निकालेंगे तो सभी 0 से 0 में मल्टीप्लाई हो रहा, तो अभी क्या मिलेगा 0। तो क्या मिला हमको 0, क्या मिला 0। a स्क्वायर क्या मिला 0। ठीक है सर, a टू दी पावर 1 प्लस 1 0 है, लेकिन ध्यान रखना है इसकी दूसरी कंडीशन। इसकी क्या सी कंडीशन याद रखनी है, दूसरी कंडीशन कि अगर a टू दी पावर k प्लस 1 0 है, a टू दी पावर k प्लस 1 के फॉर्म में k क्या होना चाहिए, पीरियोडिक मैट्रिक्स, यानी k प्लस 1 क्या होना चाहिए 0। लेकिन
अगर हम इसका क्यूब निकालें भैया, क्यूब निकालें तो वो भी क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर 3x3 का। अगर इसका हम पावर 4 निकालें, a⁴ कैलकुलेट करें तो भी क्या मिलेगा हमको, नल मैट्रिक्स मिलेगा। सेम ऑर्डर का हमें क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी पावर के लिए इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, नल मैट्रिक्स। यही कारण है कि हम k+1 में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, अपने को k चाहिए ना। अब कौन सा k लें भाई, 3+1 वाला लें कि 2+1 वाला लें। तो इसीलिए पीरियोडिक मैट्रिक्स अगर अपना मैट्रिक्स अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स का हम पीरियोडिक नहीं बता सकते, ठीक है। उसकी हम पीरियोडिसिटी के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। कांट डिटरमाइन, वी कांट डिटरमाइन द पीरियड ऑफ अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वन लाइनर। हम अगला देखते हैं, ठीक है। अब हम अगले पे अपने चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि उसमें और हम क्या सीखने को मिल सकता है। दूसरा नोट लिखिएगा, नोट नंबर 2 डाल के लिखिएगा। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। देखिए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स is a periodic matrix, idempotent matrix is a periodic matrix। कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या था, a² = a। अब स्क्वायर को तोड़ लो किसमें, k+1 = a फॉर पीरियोडिक। ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट। ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट। हम इसे प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी चीज जो भी लिखते हैं, टर्म कोई भी हम अपने क्लासरूम में जब लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसको एक बार वेरीफाई करके चेक कर लेना है, जिससे हमारा डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, if a square = a is a idempotent matrix। अगर a² idempotent मैट्रिक्स हो गया और ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया भैया, पीरियोडिक मैट्रिक्स। इट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस 2 को हम k+1 में ब्रेक कर सकते हैं ना। तो 2+1 को k+1 में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1+1। तो k की वैल्यू क्या मिली, 1। k की वैल्यू क्या मिली, 1। k की वैल्यू क्या मिली, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, idempotent matrix is a periodic matrix, with period 1, periodic matrix with period 1, with period 1। इसे भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। हमको ये भी याद रखना है, ये एक जो कंडीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक अपनी 2 कंडीशंस को देखी, ठीक है ना। हमने पहला क्या देखा, था, रिकॉल करिए। हमने दूसरा क्या देखा, उसे भी रिकॉल करिए, ठीक है। अब हम आगे इसमें कुछ और क्या देख पा रहे हैं, जी हाँ, कि एवरी पीरियोडिक मैट्रिक्स is not a idempotent matrix। every idempotent matrix is a periodic matrix। every idempotent matrix is a periodic matrix, यानी कि प्रत्येक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। बट एवरी पीरियोडिक मैट्रिक्स is not idempotent matrix।
पोटेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। हाँ, देखिए, इफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स बट एवरी पीरियोडिक मैट्रिक्स इज नॉट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी कि अगर हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं है। तो इस चीज को भी क्या रखेंगे, ध्यान में अपने हम रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये 3 नंबर का नोट था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सब क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब एग्जाम में आपके पास समय कम होते हैं और क्वेश्चन नंबर्स को ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं तो इस तरह के भी क्वेश्चन को क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। तो ऑप्शन में लिख के चला आएगा कि पीरियोडिक मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स, तो क्या लिखेंगे आप, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक हो सकता है लेकिन पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इट मे बी और मे नॉट, ठीक है। तो हम अपने इस कंक्लूजन को खत्म किए। अब हम एक अलग तरीके के मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। हम अलग तरीके की मैट्रिक्स की क्या करते हैं, बात करते हैं, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक नया शब्द है हमारा, है ये, क्या है, एक नया शब्द हम यूज कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कभी आप लोगों ने अगर डिप्लोमा में वेक्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें ऑर्थोगोनल शब्द का यूज हुआ होगा, ठीक है। जहां दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे तो कोई वेक्टर बना नहीं रहे हम, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर होता है इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आई, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के बराबर हो, देन इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन it is a orthogonal मैट्रिक्स, देन इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। बात समझ में आई। अगर A और A ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करें और वो यूनिट मैट्रिक्स मिले यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, और A ट्रांसपोज इंटू A मल्टीप्लाई करने पर भी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, देन इट इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आइए अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सर ये ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे हमने बताया ना, ए टी का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए के पावर टी मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज, ये कैसा है, ए का ट्रांसपोज है, ठीक है, एम आई राइट। चलिए अब थोड़ा हम इसको और देखते हैं, इसको हम और इलेबोरेट करते हैं, ये ट्रांसपोज क्या है, थोड़ा अब इसको स्टडी किया जाए, क्योंकि हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझ गए हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम आप बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, हम किसी भी मैट्रिक्स को रो और कॉलम के फॉर्म में क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम एक मैट्रिक्स अपना बना लें रो और कॉलम के फॉर्म में, डिजाइन कर लें, और डिजाइन करने के बाद रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलता है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, ठीक। इफ वी रिप्लेस रो with column for a design matrix, for a already designed matrix then
then the new matrix is called, then the new designed, then the new designed matrix, then the new designed matrix is called transpose of a matrix. It is called transpose of a matrix. Then it is called transpose of a matrix. ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? इसका नोटेशन क्या है? नोटेशन क्या होगा? नोटेशन क्या होगा? ए ट्रांसपोज, या फिर लिख सकते हैं इसको ए आई जे ट्रांसपोज। ठीक है, नोटेशन क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज। लाइक चलिए अब हम बात करते हैं इसके एक एग्जांपल की। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं। इफ ए इक्वल 1 2 3 5 6 7 0 0 0, then find A ट्रांसपोज। तो क्या कर रहा है? आप A ट्रांसपोज को फाइंड करिए। तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, हम उसको फाइंड करने की बात करते हैं। देन फाइंड A ट्रांसपोज। हमको ट्रांसपोज के बारे में पता है, क्या करना है? हमको रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो फॉर A ट्रांसपोज हम देख पा रहे हैं कि ये अपना एक पहला रो है, इसे कॉलम में लिख दीजिए 1 2 3। ये अपना दूसरा रो है, इसे कॉलम में लिख दीजिए 5 6 7। ये तीसरा रो है, इसे भी कॉलम में लिख दीजिए 0 0 एंड 0। ये क्या ऑर्डर है अपना? 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का एक हमारा ये गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अपना क्या निकल गया? ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी को देखें, मल्टीप्लिकेशन पढ़े तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखें, जिससे आने वाले टाइम में, ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो, इजी हो। और आज जो हम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे उनमें भी हम कुछ क्या देखे, प्रॉपर्टीज को देखे, उनके कंडीशंस को देखे और उनके एग्जांपल्स को देखे। ठीक उसी प्रकार हम फिर ट्रांसपोज के बारे में पढ़ रहे हैं और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत काम का है और सवाल लगाते वक्त इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वापस से ट्रांसपोज निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा? वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज निकाल लें तो कैसा मैट्रिक्स मिल जाएगा? ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक, चलिए कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं, प्रॉपर्टी 2 की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या है? अगर हमारा कोई ए ट्रांसपोज है, ठीक है, उस पर हमने कोई पावर m कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी a टू द पावर m का ट्रांसपोज। उसकी वैल्यू क्या होगी? a टू द पावर m का ट्रांसपोज। क्या वैल्यू होगी उसकी? a टू द पावर m के ट्रांसपोज की वैल्यू के वो बराबर होगा। अगर a ट्रांसपोज का हमने पावर m कर दिया तो किसके बराबर है? a टू द पावर m के ट्रांसपोज के वो क्या होगा? इक्वल होगा। प्रॉपर्टी 3 की बात करते हैं हम। अगर a प्लस b का ट्रांसपोज हमें निकालना है तो किसके बराबर होगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, एम आई राइट? ठीक है, अगर हम a माइनस b का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो भी किसके बराबर होगा? a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो किसके बराबर होगा? a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी 4 हो गई।
अब हम पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर a इंटू बी यानी मल्टीप्लीकेशन का हम ट्रांसपोज निकाले हैं तो किसके बराबर होगा, b के ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज के बराबर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे लेक्चर का आज ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे a b का ट्रांसपोज कितना होगा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर अपने पास a b c मैट्रिक्स होता और इनका ट्रांसपोज निकालना तो क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो ये चीज हो गया। अच्छा, अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या क्या प्रॉपर्टी बनती, अगर हम निकालते के ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या था वो, के ए का ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। तो इतनी प्रॉपर्टी हमें ट्रांसपोज के लिए ध्यान रखनी है और इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल हमारे आगे आएंगे, ठीक है, जिन्हें आप भी ट्राई करेंगे, उनमें आपको जरूर से जरूर इन प्रॉपर्टीज का यूज मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसा नहीं था कि वो जो प्रॉपर्टी अपनी थी पांचवें नंबर वाली, ये जो अपनी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो सिर्फ 2 या 3 के लिए लागू होती है, पांचवें या छठे नंबर वाली। वो कितने भी नंबर क्यों ना दिए हो, ठीक है, उन पर वो क्या होगी, लागू होगी। ठीक है ना, इसको आप समझिए। जैसे अगर हम दे दें ए बी सी डी ई एफ और जी और कहें इनका ट्रांसपोज बताओ भैया क्या होगा, ऑप्शन ए दे दें, ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज, एफ ट्रांसपोज एंड जी ट्रांसपोज। दूसरा ऑप्शन दे दें, जी ट्रांसपोज, एफ ट्रांसपोज, ई ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। अब आपको ए और बी में से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, 5 सेकंड लीजिए, उसको ट्राई करिए कि 5वें और छठे नंबर की प्रॉपर्टी को जाइए और देखिए उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, आपका समय खत्म होता है। अब आप इस चीज को देखिए, ये कितना है, हमने बताया था ना कि हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखें अगर हम प्रॉपर्टी को अपने बैक जाके, तो यहाँ बताया था ना हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक ऐसे ही लिखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसको ऐसे लिखा हमने, जी ट्रांसपोज एफ ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज, जी ट्रांसपोज एफ ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज, डी सी बी ए ट्रांसपोज, यानी ये क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक, तो हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अब समझ लिया कि A इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या फिर आई ट्रांसपोज, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल 1, आज का न्यूमेरिकल 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, और आपके इस मैट्रिक्स चैप्टर के लिए भी। इसको देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स, मिनिमम नंबर्स ऑफ साइफर्स, minimum number of ciphers in a triangular matrix, चलिए इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इसको हम एबव कह देते हैं, एबव ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर अपर जिसको बोलते हैं ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोल लीजिए अपर बोल लीजिए। आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने हो सकते हैं, अपर या लोअर में। ठीक है ना, जितने अपर में होंगे उतने लोअर में भी होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको बताना है। ठीक है, जैसे हम अगर 3x3 का एक हम मैट्रिक्स डिजाइन करें, 1 0 0 0 1 0, ठीक है ना, 0 0 1, हम एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए आपकी सुविधा के लिए एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स
ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 1 1 1 एंड 1 1 एंड 1 1 1 एंड 1 एंड 1। तो हम देख पा रहे हैं ना, ये डायगोनल के ऊपर का सब जीरो है, यानी कैसा मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हमने एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिजाइन कर लिया। अब इसमें हम नंबर ऑफ जीरो को काउंट करें, 1 2 या 3, कितने जीरो हैं, 3 जीरो। ये ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का। ऐसे ही अगर ये m क्रॉस n ऑर्डर का हो तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो आइए इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली बात, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैसा मैट्रिक्स हमें डिजाइन करना है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो चलिए हम डिजाइन करते हैं। हम ले लेते हैं x x x x x, पोजीशन ऑफ x कोई भी नंबर आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। 0 x x x x एंड x, हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। 0 0 x x x एंड x, ठीक है। ऐसे ही 0 0 0 x x एंड x। फिर ऐसे डिजाइन करते हैं 0 0 0 0 x एंड x। ऐसे ही कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते करते हम कहाँ तक चल जाएंगे, ऐसे ही हम x टू दी पावर n तक, x कहाँ तक आ जाएंगे, xn तक आ जाएंगे। मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, हम एक बार देख पा रहे हैं कि पहले रो में कोई भी जीरो नहीं है, दूसरे रो में 1 जीरो है, तीसरे रो में 2 जीरो है, चौथे रो में 3 जीरो है और पांचवें रो में 4 जीरो है। इस प्रकार हम इसको n जीरो तक ले जा सकते हैं, ठीक है, n जीरो तक ले जा सकते हैं। और अगर n जीरो बनाएंगे तो यहाँ लास्ट में एक अपना xn आ रहा होगा, जब भी n जीरो आ रहा होगा, ये मिलकर क्या बना रहे होंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स को तैयार कर रहे होंगे। और इसके नीचे के सारे जीरोस को क्या करना है, हमें काउंट करना है। तो हम क्या, इसमें कुछ चमक रहा है दिमाग में, हाँ, हम यहाँ ऐड करेंगे जीरोस को, क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। यहाँ देखो पहले रो में कितना जीरो है, जीरो जीरो ही नहीं है उसमें, दूसरे रो में 1 जीरो, तीसरे रो में 2 जीरो, चौथे रो में 3 जीरो, पांचवें रो में 4 जीरो, छठे रो में 5 जीरो। ऐसे nth रो में कितना होगा, n-1 जीरो, n-1 जीरो। अब उन सभी को ऐड कर दो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, कहां तक, n तक। अपना कहां तक कर दो, n-1 तक ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं। नंबर ऑफ जीरो इन फर्स्ट रो कितना है, 0। नंबर ऑफ जीरो इन सेकेंड रो कितना हो जाएगा, 1 जीरो, कितना है, 1 जीरो है, कितना, सॉरी 1 जीरो है, यहाँ पे कितना जीरो है, 1 जीरो। नंबर ऑफ जीरो इन थर्ड रो में कितना है, 2। इसी तरह से अगर हम n रो की बात करें, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, n-1। और इन सभी को अगर ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ जीरो या टोटल नंबर ऑफ साइफर्स का मतलब क्या है, जीरो। साइफर्स का मतलब क्या है, जीरो, ठीक है। साइफर्स का मतलब जीरो होता है, ठीक है, जीरो। हम अगर इन सभी को ऐड कर दें, यानी हमने क्या किया, 0 + 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहां तक, n-1 तक इसको ऐड करें तो एडिशन एपी बन रहा है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सभी लोगों को पता है, सम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, सबको पता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना आएगा, n × n-1/2, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितना होता है, n/2 a + l। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, l क्या होता है, लास्ट टर्म, n क्या है, टोटल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, यहाँ पे n/2 अपना है, a कितना है, 0, और ये कितना है, n-1, ठीक है। तो कितना आया आपने, हम देख पा रहे हैं सॉल्व करने पे, n × n-1/2, यानी टोटल नंबर ऑफ साइफर्स इन टोटल नंबर ऑफ, इसको आप नोट कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ साइफर्स या फिर जीरो, हो सकता है वो साइफर दे दे जीरो ना देकर,
टोटल नंबर ऑफ साइफर्स इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टोटल नंबर साइफर्स इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ साइफर इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितना होगा, n इंटू n माइनस 1/2। इस पर क्वेश्चन क्या दे सकता है कि फॉर 6x6 मैट्रिक्स, फॉर 6x6 मैट्रिक्स फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीरो ये फाइंड करने को कह सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई, फॉर्मूला लगा लेंगे n इंटू n माइनस 1/2, यानी 6 इंटू 6 माइनस 1/2, 2 3 जा 6, कितना आया 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 15। यानी 6x6 का अगर हम एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिजाइन करें अपर या लोअर, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 15, कितने होंगे 15। ठीक है, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हमें क्या रखना है, याद रखना है। चलिए ठीक इसी प्रकार से, ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए सॉल्व किया, वैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ जीरोस को पता लगा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मैट्रिक्स। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है इसमें कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसे आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए बताई गई थी, a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। सिंपल छोटा सा हम लेते हैं, ठीक है ना, 1 सॉरी ये तो 0, हाँ ये तो 1 ही होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी जाके देख सकते हैं, 1 0 0, ठीक है ना, 0 1 0 0 0 1। ये आप अगर हम देख पा रहे हैं आप और हम, तो ये क्या है 3x3 का एक क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें डायगोनली एलिमेंट 1 है और बाकी एलिमेंट 0 है। तो ये 3x3 का क्या है, 3x3 का क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 6, देख पा रहे ना, 3 0 यहाँ है और 3 0 यहाँ है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9, 3x3 इक्वल टू 9। और डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, डायगोनल एलिमेंट कितने हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आप m क्रॉस n कितने भी ऑर्डर का दे दे, 100 इंटू 100, 200 इंटू 200, फिर भी आप बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस में कितने हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट कितने हैं 3, 1 1 और 1 3, तो कुल एलिमेंट कितने थे 9, डायगोनल कितने थे 3, तो बचे कितने 6। यानी टोटल एलिमेंट में से अगर डायगोनली एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम टोटल नंबर ऑफ जीरो या टोटल नंबर ऑफ साइफर्स फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर का। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, हम एक n ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं, m इंटू n में बनाते हैं। ठीक है ना, ये हमने लिया भाई 1 0 0 0 0, ऐसे आप बढ़ाते जाइए, 0 जितना भी आप 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 0 और 0, ठीक, ऐसे हमने इसको ले लिया भाई 0 1 0 0 0, हम इसको बढ़ाते जाइए जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, फिर 0 0 1 और फिर यहाँ पे आप 0 0 रखते जाइए। ठीक है, सेम यहाँ पे काम करिए 0 0 0 1, फिर यहाँ पे आप 0 0 अपना रखते जाइए। इस प्रकार हम एक बना लिए n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, m ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बना लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर क्या होता है n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए m इंटू n, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m बराबर n, यानी कुल कितने हो गए n स्क्वायर।
डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? सर डायगोनल एलिमेंट कैसे काउंट करेंगे? पीछे आइए। हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स डिजाइन किया। हमने क्या किया? 3x3 का एक मैट्रिक्स डिजाइन किया, तो हम देखे थे कि 3 डायगोनल एलिमेंट है। कितने डायगोनल एलिमेंट है? 3 डायगोनल एलिमेंट है। यानी जितने क्रॉस का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उतने ही डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है ना? इसमें उतने ही डायगोनल एलिमेंट होंगे फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? तो ये हमारा कितने ऑर्डर का था? m×n, जहां पे m बराबर n का था, तो मतलब इसमें n नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। कितने एलिमेंट होंगे? n नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। n नंबर ऑफ क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो ये हो गया n, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कैसे निकलेगा तब? टोटल नंबर, देन टोटल नंबर ऑफ साइफर्स, total number of ciphers in a and total number of ciphers in a diagonal matrix. diagonal matrix कितना हुआ हमारा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर था, डायगोनल एलिमेंट n था, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या मिला? n कॉमन ले लिए, कितना मिला? n-1, n इंटू n-1। यानी टोटल नंबर ऑफ साइफर्स कितने होंगे? उसमें इतने होंगे। अगर एक एग्जांपल दे दूं मैं कि भैया 6x6 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, 6x6 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। 6x6 का क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। 6x6 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मान लीजिए दे दिया है कि 6x6 का क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? देन टोटल नंबर ऑफ जीरो, देन टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो। कैसे फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरो? हमको फार्मूला पता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम फार्मूला बोर्ड की स्क्रीन पे हमारे हैं, n इंटू n-1। n कितना है यहाँ पे? 6 है, 6 इंटू 6-1 कितना आ गया? 6 इंटू 5 मतलब 30। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 30। तो इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक है, कि ऐसे अगर हमने इन दोनों मैट्रिक्स के जीरोस को काउंट करें तो हमने देखा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरो लगभग क्या है? कम है। लगभग क्या है? कम है। यहाँ पे 30 आया है और यहाँ पे कितना आया था? 15। कितना आया था? 15। वहां पे कितना आया है? 15। कितना आया था? 15। तो हम ये देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरो हमारे स्टैंडर्ड डायगोनल मैट्रिक्स में और क्या है? ज्यादा हैं टोटल नंबर ऑफ जीरो स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अपेक्षा। तो ये भी चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ जीरो फॉर ए स्टैंडर्ड डायगोनल मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ जीरो फॉर स्टैंडर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? तो ये चीज भी आप क्या रखेंगे? दिमाग में अपने रखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो हमारा ये जो लेक्चर 3 था आज यहीं पे एंड होता है, ठीक है? थैंक यू।